मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा जो लेक्चर गूगल मीट पर होने वाला था वो लेक्चर टेक्निकल एरर के चलते कंप्लीट नहीं हो पाया है। हमने मीटिंग ज्वाइन की थी, कुछ एक बच्चों ने भी मीटिंग ज्वाइन की, बट मैंने ये नोट किया कि मैं बच्चों के साथ जब कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा था तो आप लोगों तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही थी। आज हम जो गूगल मीट पे लेक्चर हमारा कंप्लीट होने वाला था उसे हम यहाँ सेल्फ रिकॉर्डेड लेक्चर के फॉर्मेशन में आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स जो थे वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और ये जो हमारा सेगमेंट चल रहा है वो बायोटिक रिसोर्सेज वाला है। और बायोटिक रिसोर्सेज में हम बहुत सारे टॉपिक यानी कि खास तौर पे वन संसाधनों पर आधारित हमारे मुख्य जो आर्थिक क्रियाएं हैं, संग्रहण, आखेट, लकड़ी काटना, ये हम डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, इसके अलावा हमने कल जो चैप्टर डिस्कस किया था उसके अंदर उससे पहले हमने घास भूमियाँ व कृषि रिसोर्सेज यानी एग्रीकल्चर रिसोर्सेज को भी कंप्लीट किया था। एंड देन उसके बाद कल वाले लेक्चर के अंदर हमने प्राणी व जंतु संसाधनों के वर्गीकरण के बारे में भी इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर ली थी। आज हमारा जो टॉपिक डिस्कस होने वाला था वो था पशुचारण व पशुधन पालन, एनिमल ग्रेजिंग और लाइव स्टॉक रियरिंग। देखिए बेसिकली बच्चों, हमारा ये जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं ये मैंने आप लोगों के साथ पहले भी चाहे हम एस्कीमोस के फॉर्म में देखें, चाहे हम कालाहारी के बुशमैन के रेफरेंस से देखें, या फिर हम गुज्जर बकरवाल के रेफरेंस से देखें, इस टॉपिक का मेन कंटेंट तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये उसी टॉपिक का एक तरीके से रिवीजन है जो आप लोगों के चैप्टर में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो क्योंकि हम पशुधन के बारे में, एनिमल्स के बारे में काफ़ी हद तक इन्फॉर्मेशन पहले कलेक्ट कर चुके हैं, तो आज हमारा जो टॉपिक डिस्कस होने वाला है वो उसका थोड़ा सा ब्रॉडर वे है। उसको आप थोड़ा सा आज वर्ल्ड के रेफरेंस पे देखेंगे। जैसे हमने पहले ही लास्ट लेक्चर्स के अंदर जो देखा है वो ये है कि इन द मीन टाइम जब हमारे पास रिसोर्सेज कम थे, टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी डेवलप नहीं थी, तब से लेकर अब तक हमारे पास एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंसी जो है वो डे बाय डे बढ़ रही है। यानी जीव जंतुओं के ऊपर हमारी जो निर्भरता है उसका दिन प्रतिदिन विकास हो रहा है। पहले हम जीव जंतुओं को केवल शिकार के द्वारा ही प्राप्त करते थे, उनसे अपना भोजन प्राप्त करते थे, ठीक है, और अन्य वस्तुएं, वस्त्र प्रदान करने के लिए उनकी खाल, चमड़ा इत्यादि, फिर घर को बनाने के लिए उनकी खाल, चर्बी, ठीक है, उनकी हड्डियों से बने हुए औजार इत्यादि का उपयोग करते थे। परंतु समय के हिसाब से जब परिवर्तन आना शुरू हुआ तब हमने देखा कि मानव ने ये एहसास किया, ये महसूस किया कि जिन जीव जंतुओं से वो केवल एक बार अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है, अब उनको पाल कर वो और अधिक अपनी आवश्यकताओं का भरण पोषण उनसे कर सकता है। जैसे पहले एक जीव जंतु का मान लीजिए उसने शिकार किया, हंटिंग की, तो हंटिंग करने से सिर्फ उसे वन टाइम अपनी जो उसकी आवश्यकता थी केवल वही पूर्ति उसको मिलती थी, वही उसकी पूरी होती थी। परंतु अब उसने क्या किया, जलवायु कंडीशंस को देखते हुए, क्लाइमेटिक कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए अब उसने जीव जंतुओं को पालना शुरू कर दिया। ठीक है, किसके आधार पर? क्लाइमेटिक कंडीशंस के आधार पर। और जब क्लाइमेटिक कंडीशन के आधार पर उसने उन्हें पालना शुरू किया तो उसने देखा कि उसके लिए उन्हें कुछ मात्रा में श्रम का निवेश करना पड़ेगा। यानी पहले श्रम का निवेश करते थे वो सिर्फ हंटिंग के लिए, ठीक है, और अब जो वो श्रम निवेश करने वाले हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के लिए, यानी पशुओं को पालने के लिए। तो यहाँ तक तो हमने देख लिया था। अब जब श्रम के निवेश की बात आई तो उसने ये माना, उसने ये पहचाना कि जो जीव जंतु हैं उनसे ना केवल मांस, खाल और मीट इत्यादि प्राप्त किया जा सकता है, बल्कि उनसे दूध, सबसे मेन जो चीज़ उससे प्राप्त हुई वो था मिल्क, और दूध से बनने वाले उत्पादों से उसने बहुत अधिक दूसरी वस्तुओं का भी निर्माण करना सीख लिया। तो जो श्रम निवेश पहले वो करता था हंटिंग के लिए, अब उसने किसके लिए कर दिया? डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, यानी पशुओं को पालने के लिए। ठीक है, और धीरे धीरे जब उसने ये विकास किया, और विकास करा किस आधार पर? जीव जंतुओं को किस प्रकार से डोमेस्टिफाई किया जाए, किस तरीके से उनके द्वारा प्राप्त होने वाले उत्पादों से अपना भरण पोषण किया जाए, बल्कि ना सिर्फ भरण पोषण किया जाए बल्कि व्यावसायिक दृष्टिकोण से भी उसने अब जीव जंतुओं का उपयोग करना शुरू कर दिया। ठीक है,
अब आते हैं दो तरह के मेन पॉइंट। एक हिस्सा, एक सेगमेंट तो है आपका जो सिर्फ और सिर्फ जीवन निर्वाह के लिए किया जाने वाला था, और दूसरा जो था वो था कमर्शलाइज। ठीक है, एक तो सिर्फ लाइवलीहुड के लिए था, जीवन के लिए था, जीवन जीने के लिए था, फिर चाहे वो उनसे मांस प्राप्त करे, खाल प्राप्त करे या दूध प्राप्त करे, और दूसरा जो उसने चीज़ अपने टाइम के साथ डेवलप की वो थी कमर्शलाइज यूज ऑफ एनिमल, के जीव जंतुओं का व्यावसायिक दृष्टिकोण से किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है। इसी आधार पर उसने दो प्रकार से जीव जंतुओं को पालना शुरू कर दिया। पहला था नोमैडिक यानी कि चलवासी पशुचारण, जो केवल लाइवलीहुड के लिए था, और दूसरा था वाणिज्यिक पशुपालन, जो केवल किसके लिए था, ना सिर्फ लाइवलीहुड के लिए, बल्कि ना सिर्फ जीवन के लिए, जीवन जीने के लिए, बल्कि कमर्शियल तरीके से भी, यानी उनसे अब पैसा भी कमाया जा सकता था। ठीक है, तो जो हमने टॉपिक डिस्कस किए वो क्या था, जस्ट सेल्फ इंट्रोडक्शन ऑफ पशुचारण। उसने दो आधारों पर विकसित किया। श्रम को जो केवल हंटिंग के लिए करता था, अब उसने जीव जंतुओं पशुपालन में अपना जो श्रम था वो निवेश किया। ठीक है, और संसाधनों के आधार पर उसने देखा कि किस प्रकार से अब जो जीव जंतु है उसके खाली शिकार से काम नहीं चलेगा, बल्कि और दूसरी आवश्यकताओं की पूर्ति भी अब वो पशुपालन से करने लगा। देन उसने पशुपालन के फिर दूसरे कंसेप्ट को ध्यान में रखा कि एक तरफ तो हम पुराने समय में केवल जीवन निर्वाह के लिए पशु पालते थे, परंतु अब व्यावसायिक दृष्टिकोण से भी ये पालना काफ़ी आवश्यक है। फिर दो आधारों पर वर्गीकृत हुआ, एक था चलवासी और दूसरा था वाणिज्य। चलवासी पशुचारण बेसिकली था क्या, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, चलवासी पशुचारण के बारे में आपको सिर्फ इतना समझना है कि ये जो पशुचारण की एक इकाई थी उसमें सबसे बड़ी कमी क्या थी। पहली कमी तो उनके अंदर ये थी कि उनके पास एग्रीकल्चर लैंड नहीं थी, उनके पास एग्रीकल्चर भूमि नहीं थी। दूसरी, उनके पास जो टेक्नोलॉजी थी उसकी बहुत कमी थी। ठीक है, तीसरा, उनके पास जो साधन थे, इन्वेस्टमेंट बहुत कम थी, यानी कि धन का ज़्यादा ही निवेश करना पड़ता है जब हम फार्म वगैरह सेटअप करते हैं, ये सारी चीज़ें उनके पास नहीं थी। फिर उनके पास क्रॉस ब्रीडिंग के लिए कोई खास टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई थी। जैसे आजकल हम देखते हैं क्लोनिंग होती है, दो अलग अलग ब्रीड्स को मिलाकर एक नई ब्रीड बनाते हैं। ठीक है, और जब एग्रीकल्चर लैंड नहीं थी तो उनके पास अब क्या हुआ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, उन्हें खास यानी कि जो घास थी, चरागाह थी, ग्रास लैंड्स थी, उसकी कमी को फेस करना पड़ता था। ठीक है, अब इन सारे चीज़ों में जब उनको लगा कि हमारे पास ये साधन नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, पशुओं को पालने की जो सबसे पुरानी विधियां थी उसको अपने जीवन में उतार लिया, उसको अपने जीवन का मुख्य आधार बना लिया। ठीक है, जिसको हम चलवासी पशुचारण कहते थे। एग्रीकल्चर लैंड नहीं थी, अगर एग्रीकल्चर लैंड होती तो घास उगा लेते, परंतु एग्रीकल्चर लैंड की कमी थी, इसलिए उनको चरागाह नहीं प्राप्त होते थे, धन नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं थी, और बीमारियों से बचने के लिए भी उनके पास कोई खास प्लान नहीं हुआ करते थे। तो वो क्या करते थे, अपने छोटे छोटे दलों में, अपने छोटे छोटे समूहों में अपने पशुओं को चराया करते थे और अपना भरण पोषण और अपने पशुओं का भरण पोषण किया करते थे। इस प्रकार की जो विधि थी उसे हम कहते हैं चलवासी पशुचारण। चलवासी पशुचारण जीवन निर्वाह की सबसे प्राचीन विधियों में से एक है, मैंने आपको बताया, क्योंकि ये स्थायी जीवन नहीं जीते थे, लैंड नहीं थी, समूह छोटे थे, इसलिए उनका स्थायित्व उनके जीवन में नहीं था, इसलिए वो चलवासी जीवन जीते थे, कारवां चलते थे उनके। राइट, क्षेत्रों में इस आधार पर हम तीन प्रमुख क्षेत्रों के अंदर चलवासी पशुचारण को वर्गीकृत करते हैं, क्षेत्र के आधार पर। ठीक है, सबसे पहला जो क्षेत्र है वो है उत्तरी अमेरिका के अटलांटिक तट के सहारे होने वाला जो हमारे मरुस्थली क्षेत्र है। उत्तरी अफ्रीका में जो अटलांटिक महासागर का तट है उसमें सहारा मरुस्थल में चलवासी पशुचारण होता है। अफ्रीका के पूर्वी तटीय भागों में, जिसमें अरब प्रायद्वीप, ईरान, इराक, अफगानिस्तान प्रमुख हैं, वहाँ पर ऊँटों के साथ वो बहुत ज़्यादा मात्रा में अपने जो दुधारू पशु हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थानों पर ले जाकर चरागाहों की उपलब्धता के आधार पर पशुओं को पालते थे। इस आधार पर हमने देखा कि ये जो चरवाहा था, ये जो चलवासी पशुचारण था, इसका क्षेत्र बहुत विकसित था। अराउंड 5600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये जो चलवासी जीवन था इनका फैला हुआ था। क्योंकि देखिए, मरुस्थलीय क्षेत्र है ज़्यादातर अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, और सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है, ये भी आप अच्छे से जानते हैं। अफ्रीका महाद्वीप के जो देश हैं वो भी ज़्यादातर क्या है, विकसित नहीं है। तीसरा, जो हमारे मध्य एशिया के देश है, ईरान, इराक, कुवैत,
और अफगानिस्तान इत्यादि इसके अंदर जितने अमीर लोग हैं उसके मुकाबले वहाँ पर जो पशुचारण की विधियाँ हैं वो भी, जो ट्राइब्स हैं, जनजातियाँ हैं, वो मुख्य तौर पर इसी आधार पर अपना जीवन जीती हैं। तो दूसरा है हमारा टुंड्रा के सीमांत प्रदेश। टुंड्रा प्रदेश में मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर जो बर्फीला क्षेत्र पाया जाता है, और बर्फीले क्षेत्र के अंदर पहली बात तो आपको देखने को ही नहीं मिलेगी वनस्पति, और अगर वनस्पति देखने को मिलती भी है तो भी वो माइनर टाइप की है, काई है, लीचन है, इस प्रकार की एलगी टाइप की जो वनस्पति है वो वहाँ पर पैदा होती है। और वनस्पति की कमी के आधार पर ही अब वो क्या करते हैं, ज़्यादातर मात्रा में अपना मूवमेंट करते रहते हैं। और इनके अंदर जो देश मुख्य तौर पे व्याप्त हैं वो है नॉर्वे, स्वीडन, ठीक है, और रूस का कमचटका प्रायद्वीप का क्षेत्र। देखिए कमचटका प्रायद्वीप से आप अच्छे तरीके से वाकिफ हैं, जो कि रूस के पूर्वी क्षेत्र में और अलास्का के पश्चिम में पड़ता है। कमचटका प्रायद्वीप, जहां पर हमारी ओयोशिवो व क्रियोशिवो की गर्म जलधाराएं व ठंडी जलधाराएं आपस में आकर मिलती हैं। इसके बारे में हम लास्ट सिलेबस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। जो तीसरा प्रकार है वो है दक्षिणी गोलार्ध में, जो कि बेसिकली अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिण पश्चिमी छोर है। तीसरा कौन सा है आपका, दक्षिण पश्चिमी छोर, और इसके साथ साथ मेडागास्कर का पश्चिमी। मेडागास्कर भी एक द्वीप की तरह ही ट्रीट किया जाता है, जिसका हमारा अरब सागर में महत्वपूर्ण स्थान है, और अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण पूर्वी तट पर ये विद्यमान है। इन तीनों क्षेत्रों के अंदर मुख्य तौर पर चलवासी पशुचारण जो है वो विकसित है। देखिए अब तक हमने जिन क्षेत्रों की बात करी है उसमें यदि मैं नॉर्वे, स्वीडन को छोड़ दूं तो मुख्य तौर पर सभी देश जो हैं वो इतने अधिक विकसित नहीं हैं। हाँ, ईरान, इराक, कुवैत, अब इसके अंदर अगर हम तेल से संबंधित उद्योग को एक तरफ रख दें तो उसके अलावा वहाँ पर ज़्यादातर जो लोग हैं वो इस उद्योग धंधों में लगे हुए नहीं हैं। वो क्या करते हैं, या तो आदिम जनजाति के रूप में अपना जीवन जीते हैं, या मरुस्थलीय क्षेत्रों में चरावाहों के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमकर अपना जीवन जीते हैं। ठीक है, अब आते हैं चलवासी पशुचारण की बेसिकली जो विशेषताएं हैं वो क्या हैं। ठीक है, तो चलवासी पशुचारण की विशेषताएं क्या हैं, उनकी जो कमियां हैं, उनमें जो उनको कमियों के आधार पे, कमियों के साथ काम करना पड़ता है, वो सारी उनकी विशेषताएं हैं। जैसे उनके पास भूमि नहीं है इसलिए स्थायी जीवन नहीं जीते, समूह छोटे हैं इसलिए चलवासी जीवन जीते हैं, एग्रीकल्चर लैंड नहीं है तो घास लैंड नहीं है, जिसकी वजह से वो फसलों के साथ साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, या फिर वो इतने गर्म क्षेत्र हैं कि गर्मी की ऋतु 9 महीने की है, या फिर वो इतने ठंडे क्षेत्र हैं कि ठंडी की ऋतु जो है वो 9 महीने की है, यानी अन्य फसलें और अन्य फसलों में लगने वाला श्रम पहले से ही इतना कम है। तो ये उनकी विशेषताएं होंगी, उसी के आधार पर हम डिस्कस करते हैं। तो चलवासी पशुचारण की जो सबसे पहली विशेषता आपकी बुक के अंदर है वो है ये पशुचारण अपने पालतू पशुओं के साथ पानी व चारागाहों की उपलब्धता एवं गुणवत्ता के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर रहते हैं। ये हमने पहले भी डिस्कस किया कि वो मूवमेंट करते रहते हैं। ठीक है, मूवमेंट करते हैं। देखिए मूवमेंट 2 प्रकार की होती है, एक चरागाहों के लिए, एक होती है ऋतु प्रवास। इन दोनों में फर्क है। ऋतु प्रवास तो मजबूर किया जाता है क्लाइमेटिक कंडीशन या ज्योग्राफिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग, परंतु ये चलवासी पशुचारण किनके द्वारा प्रमोटेड है, इन सभी कारकों के जो कि हमने अभी डिस्कस किए हैं कि वहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है। इन सारे आधारों पर हमने देखा कि बेसिकली जो पशुचारण है या पशुपालन है वो 2 प्रकार से प्रभावित होता है। एक जो हमने यहाँ पर कारक लिखे हुए हैं, दूसरा ऋतु प्रवास। ठीक है, सो यहाँ तक हमने डिस्कस किया है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम इनकी विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। पहली बात, वाटर की कमी। पहला क्या है, वाटर और चरागाह यानी कि ग्रास लैंड की कमी। अगर ये पूरी या पर्याप्त मात्रा में होते तो शायद उन्हें पशुपालन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की ज़रूरत ना पड़ती। दूसरा जो पॉइंट है उसमें ये बात है कि पशुपालन के लिए चारे जो हैं वो फसल के रूप में नहीं उगाए जाते। मैंने आपको बताया ना कि एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, और अगर एग्रीकल्चर लैंड होती तो वहाँ पर घास उगा लेते और घास उगाकर एक ही स्थान पर रहकर पशुपालन करते, परंतु इनके पास ना तो चारे की फसल होती है ना ही घास उगाने के लिए धरती। इन सारी व्यवस्थाओं की कमी के चलते इन्हें पशुओं को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ मोबिलिटी दिखानी पड़ती है या करनी पड़ती है। क्लियर है? सो आई होप इतना मुश्किल नहीं है जर्नल तरीके से, और हम इसके बारे में काफ़ी हद तक ब्रॉड लेवल पे डिस्कस कर चुके हैं। जो तीसरा पॉइंट है वो है आपका मुख्य तौर पर चरागाहों से ही संबंधित। इसमें लिखा हुआ है बेसिकली कि पशुचारक जो वर्ग हैं वो अपनी निश्चित चरागाहों पर ही जाते हैं। मैंने आप लोगों को गुज्जर बकरवाल के टॉपिक में समझाया था कि जो गुज्जर बकरवालों का समूह जब एक निश्चित मार्ग पर एक बार चला जाता है तो उस निश्चित मार्ग पर पड़ने वाली जो मुख्य तौर पर
चारागाहें हैं उनके ऊपर उन्हीं का आधिपत्य हो जाता है। सपोज अगर मैं पहली बार किसी चारागाह पर निकला तो उस चारागाह उस रास्ते में पड़ने वाली सभी चारागाहों को अगर मैंने उपयोग किया तो ये चारागाहों के ऊपर मालिकाना हक जो है वो किसका हो जाएगा, मेरा हो जाएगा। ये हमने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। सो ये था हमारा बेसिकली। और अब है हमारा जो नेक्स्ट अगला, इसी का ही अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। वो है ये इन्हीं के विशेषताओं में कि ये जो मुख्य तौर पर पशु पालन करने की विधि है ये सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है मौसम पे, क्योंकि मौसम के अनुसार घास की उपलब्धता कहाँ पर होगी और कहाँ पर नहीं होगी ये चलवासी जीवन जीने वाले पशुचारक ही बता सकते हैं, ठीक है। ये उनकी विशेषताएं हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि मुख्य तौर पर वो स्थान कौन कौन से हैं जहाँ पर इस प्रकार के पशु पाले जाते हैं। जैसे कि ये सारा मैप सेक्शन मैंने आप लोगों को बताया। देखिए ये है आपकी भूमध्य रेखा, ठीक है। भूमध्य रेखा के उत्तर व दक्षिण की तरफ जो हमारा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, यह है आपकी भूमध्य रेखा। इस भूमध्य रेखा के उत्तर व दक्षिण की तरफ जो उष्णकटिबंध क्षेत्र है उसके अंदर इस प्रकार की जो चलवासी जीवन है, पशुचारण है, वो किया जाता है। परंतु इसका सबसे ज़्यादा जो विकास है वो दक्षिणी गोलार्ध के बदले उत्तरी गोलार्ध में हुआ है, ठीक है। यानी ऐसे स्थान ज़्यादातर कौन से स्थानों कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में। कौन कौन से स्थान है, सबसे पहले आप देखिए उष्णकटिबंधीय का अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में ये जो ब्लैक एरिया आपको नज़र आ रहा है ये सबसे ज़्यादा पशुचारण पर आधारित है और चलवासी पशुचारण पर आधारित है। और इसमें से भी कौन कौन से कॉन्टिनेंट है, देखिए अफ्रीका तो आप लोगों ने देख ही लिया। दूसरा जो कॉन्टिनेंट सबसे ज़्यादा प्रभावित है वो कौन सा है इनका, एशिया। एशिया में देखिए सहारा है, एशिया में हमने देखा कि रशिया। और भारत में भी इस प्रकार के जो एक तरह से ऋतु प्रवास है तो वो भी चलवासी पशुचारण का ही एक उदाहरण। सहारा एशिया के शुष्क मरुस्थल जिसमें भेड़ बकरी व ऊँट इत्यादि पाले जाते हैं, जिसमें भारत का मुख्य तौर पर थार मरुस्थल शामिल है। फिर इसके बाद जो है वो तिब्बत व एंडीज पर्वतमाला। देखिए उत्तर में भूमध्य रेखा के उत्तर में कुछ एक भाग में एंडीज पर्वतमाला भी है जो कि दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वतमालाएं हैं बेसिकली। तो इन दोनों में ज़्यादातर इस प्रकार की चलवासी पशुचारण देखने को मिलता है। और थोड़ी मात्रा में अगर हम देखें तो ये हमारा जो दक्षिणी अंटार्कटिका महाद्वीप है वहाँ पर रेंडियर और ख़ास किस्म के जो वहाँ पर पशु हैं उनको पाला जाता है। और ऐसी ही स्थलाकृतियाँ, ऐसी ही आपको परिवर्तन आर्कटिक सागर में भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिर आते हैं कि ये जो चरवासी पशुचारण है ये किस प्रकार से अपने भोजन जो हैं, अपने या वस्त्र, अपने यातायात के साधन इत्यादि औजार, सभी उत्पाद जो हैं वो अपने कारवें के साथ जो है वो लेकर आगे बढ़ते हैं। ये मानते हैं कि कभी भी किसी प्रकार से इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। देखिए मैंने आपको जस्ट बताया कि भारत के अंदर भी एक खास किस्म का जो चलवासी पशुचारण का जीवन है वो जिया जाता है, और जिसका जीता जागता उदाहरण क्या है, ऋतु प्रवास। इस ऋतु प्रवास का जो टॉपिक है हम गुज्जर बकरवाल के अंदर टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं कि किस प्रकार गुज्जर बकरवाल जो है वो भारत के हिमालय में खास तौर पे जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल व बनिहाल दर्रे से होते हुए दो खास किस्म के मार्गों को फॉलो करते हैं और अपने भेड़ बकरियों को रास्ते में उपलब्ध होने वाली चरागाहों से चरवाते हुए अपना गुजर बसर करते हैं। ये लोग ऋतु प्रवास करते हैं जब ऊपरी पर्वतीय क्षेत्रों में सर्दी की ऋतु में मुख्य तौर पर बर्फबारी अधिक हो जाती है तो वो क्या करते हैं, अपने पशुओं को लेकर नीचे की घाटियों की तरफ मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं विंटर में। परंतु जब समर आती है, समर में जब नीचे की घास समाप्त हो चुकी होती है और ऊपर में जो बर्फ़ है वो पिघल चुकी होती है, तब ये लोग क्या करते हैं, दक्षिण से फिर उत्तर की तरफ अपनी चढ़ाई कर लेते हैं और वहाँ पर जाकर जो उपलब्ध चारागाह हैं उनका उपयोग कर अपने भेड़ बकरियों को पालते हैं, ठीक है। इनका जो मुख्य तौर पर सामाजिक स्तर है, मैंने आप लोगों को बताया था कि गुज्जर बकरवालों की जो संपत्ति होती है वो या तो उनकी चरागाह होती हैं, या उनकी जो भेड़ बकरियां हैं वो होती हैं, या उसके अलावा उनके जो छोटी मोटी दूसरी संपत्ति हैं वो होती हैं। वही उनका सामाजिक स्तर है। जिसके पास ज़्यादा भेड़ बकरियां हैं उसका समाज के अंदर जो स्तर है वो भी काफ़ी अधिक ऊंचा होता है। आपको एक छोटी सी बता दूँ, जैसे आप लोगों ने अमूमन, वैसे तो हालांकि उसका उदाहरण नहीं है बट फिर भी मैं आप लोगों को एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ, शायद आपके लिए थोड़ा फनी वे में हो। आप लोगों ने लगान मूवी देखी होगी। लगान मूवी में जब फर्स्ट टाइम आमिर खान उस जो हीरोइन है उनको बताता है कि उसके पास क्या क्या गुण है, तो वो अपने घर की कंडीशन बताता है कि गांव के बीच में एक घर है, घर के अंदर एक आंगन में एक पेड़ लगा हुआ है जिसके पास 4 बकरियां, 2 भैंसें और एक गाय भी हैं, 2 बैल भी हैं।
तो ये जो बताने का मेन मोटो है उसका मतलब ही यही है कि बच्चों ज़्यादातर पहले के समय में या अब भी हम बहुत सारी ट्राइब्स को अगर हम देखें तो उनकी जो संपत्ति होती है, उनकी जो प्रॉपर्टी होती है, वो बेसिकली एनिमल्स ही होते हैं। बेसिकली उनके पास वो जो पशुधन होता है वही उनकी संपत्ति होती है। ठीक है, तो चलवासी पशुचारकों के पास भी बेसिकली यही होता है। और अब आते हैं इनका जो अगली विशेषता है वो ये है कि ये जब पशुचारण करते हैं तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, ज़्यादा प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना प्रकृति के रूप से जो चरागाह उपलब्ध होते हैं उन्हीं का वो यूज़ करते हैं। यानी इकोलॉजिकल अगर हम तरीके से देखें या सांस्कृतिक तरीके से देखें तो वो अडेप्टेशन के प्रोसेस को फॉलो करते हैं, ना कि हमारी जो वनस्पति है उसको पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, अब जो उसके बाद लास्ट है वो है अगला जो टॉपिक है वो है चलवासी पशुचारण की भौतिक दशाएं। यहाँ पर भी आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है कि भौतिक दशाएं अगर उनके फेवर में होती यानी अनुकूल होती तो शायद उन्हें बार बार हर माह हर दिन एक स्थान से दूसरे स्थानों पर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ती। भौतिक दशाएं उनके जीवन के अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल अवस्थाएं वहां पर पाई जाती हैं जिसकी वजह से उन्हें चलवासी जीवन जीना पड़ता है। उनके पास उपजाऊ भूमि नहीं है, एडवर्स कंडीशन है। अगर होती तो घास पैदा कर सकते थे, अगर घास पैदा कर सकते थे तो स्थायी जीवन जी सकते थे। पहली बात, उनके पास जो भूमि है वो स्थायी नहीं है। पहली बात, उनके पास भूमि नहीं है, भूमि है तो बहुत ज़्यादा उपजाऊ नहीं है, पर्वतीय क्षेत्र है, या तो बहुत ज़्यादा गर्म मरुस्थल है या बहुत ज़्यादा ठंडे मरुस्थल है। ठीक है, जहाँ पर कुछ खास किस्म की वनस्पति पाई जाती है वो भी इतनी अच्छी पौष्टिक नहीं है, और अच्छी पौष्टिक घास को पैदा करने के लिए जो तकनीक उनके पास है वो भी उनके पास नहीं है। रास्ते में जो चारागाहें पड़ती हैं उनकी भी एक लिमिट होती है कि इतने ही जीव जंतु वहाँ पर चरवा सकते हैं। लिमिट मानव ने तय नहीं की, प्रकृति ने तय की है। मान लीजिए एक छोटा सा खेत है, छोटे से खेत के अंदर अगर आपने पूरे में भी घास उगा दी और उसके अंदर आपने 10 भेड़ बकरियां छोड़ दी तो आई थिंक वो उनके लिए पर्याप्त है। लेकिन अगर वहाँ पे आप 1000 भेड़ बकरियों को छोड़ दोगे तो उसको तो पर्याप्त नहीं हो पाएगा ना। यही चीज़ है, भूमि की जो वहन क्षमता है वो भी ज़्यादा हद तक उनको प्रभावित करती है। फिर बहुत ज़्यादा अगर गर्म मरुस्थल है तो ऋतु गर्मी की 9 महीने, अगर ठंडे मरुस्थल हैं, ठंडे क्षेत्र है, टुंड्रा प्रदेश है तो सर्दी की ऋतु 9 महीने, जहाँ इन दोनों ही अवस्थाओं में वनस्पति का पैदा हो पाना एक तरीके से कठिन कार्य है। तो भौतिक दशाएं जो हैं वो अनुकूल नहीं है। कौन कौन सी भौतिक दशाएं? कठोर प्राकृतिक वातावरण, मरुस्थल या तो गर्म है, शुष्क है या फिर बहुत ज़्यादा ठंडे हैं। वनस्पति जो पाई जाती है वो भी इतनी कैपेबल नहीं है कि सभियों का भरण पोषण कर सके। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को ये लिखना है कि चलवासी पशुचारण में मुख्य तौर पर भौतिक दशाएं जो है वो किस प्रकार से भूमिका निभाती हैं। फिर आती हैं चलवासी चरागाहों की जो जीवन पद्धति है वो किस प्रकार से परिवर्तित हुई है। मैंने आप लोगों को सिर्फ गुजर बकरवालों का एग्जाम्पल बताया था, इसके अलावा हमने कालाहारी के बुशमैन और टुंड्रा प्रदेश के अंदर रहने वाले एस्किमोस के जीवन के बारे में भी चर्चा की थी कि किस प्रकार जो पास्ट से हम फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं, पास्ट से अगर हम फ्यूचर की तरफ जाएं तो वहाँ की जो गवर्नमेंट्स हैं वो इन तीनों खास, यहाँ हमने 3 का एग्जाम्पल लिया है, बहुत सारी ट्राइब्स हैं, उन तीनों खास किस्म की जो ट्राइब्स हैं उनके लिए क्या कर रही हैं। हमने टुंड्रा प्रदेश के बारे में देखा था कि कनाडा और यूएसए के जो लोग थे जब से उनके टच में आए हैं तब से वो क्या करते हैं, खास किस्म के जो काम है वो करने लग गए हैं। ठीक है, और उनके ही मदद से उन्होंने क्या किया, इतने कठिन एनवायरनमेंट के अंदर सैन्य बेस बनाने शुरू कर दिए। गुजर बकरवालों के लिए हमने बताया था कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की जो सरकारें हैं मुख्य तौर पर क्या काम करती हैं, एक रनिंग स्कूल्स होते हैं ट्रेन के डिब्बों में या फिर बड़ी बड़ी बसेस के अंदर, हॉस्पिटल्स होते हैं, चलती फिरती मार्केट्स होती हैं। ये गवर्नमेंट द्वारा किए गए काम है ताकि ये लोग बार बार इधर उधर ना भटकें। आफ्टर ऑल हैं तो सिटीजन्सी, तो इधर उधर भटकने से रोकने के लिए, उनको और स्थायित्व जीवन देने के लिए गवर्नमेंट्स ने बहुत सारे काम किए हैं। उन्हीं काम के बारे में हम छोटे छोटे बात पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो काम आप लोग इसमें देखते हैं वो है, पशुपालक जो है वो अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि दे नो ऑल द पैसेज, वो जिन रास्तों से गुजरते हैं उनको बहुत अच्छे से जानते हैं। मतलब अगर वो रात को नींद में उठकर भी किसी मार्ग पर चलेंगे ना तो वो अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। दे नो देयर पाथ, देयर पैसेज वेरी वेल, ये हम अच्छे से जानते हैं। फिर शीतोष्ण कटिबंधीय जो घास के मैदान है, मुख्य तौर पर वहाँ पर जब कृषि की जाती है या वहाँ पर जो घास उगती है वो खास किस्म की है, मैंने आप लोगों को बताई थी। उष्ण कटिबंध की जो घास भूमि होती है वो इतनी अच्छी पौष्टिक नहीं होती, लेकिन जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियाँ हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा अच्छी मात्रा में और अच्छी पौष्टिक घास जो है वो देखने को मिलती है। इसी के चलते वहाँ पर मुख्य तौर पे जो देश हैं, राज्य हैं या फिर प्रदेश हैं, जैसे कि किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान,
में उसने सिंचाई साधनों का विकास किया। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र मैदानों में जो घास भूमि आती है उसको कृषि में उपयोग करना शुरू कर दिया। देखिए इसमें शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदानों में खेतियों में का प्रसार हुआ है। और खेतियों का प्रसार किस प्रकार से हो पाया है, क्योंकि वहाँ पर इन तीनों देशों के जो निवासी हैं, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान इत्यादि, जो वहाँ पे मुख्य तौर पर स्तान कंट्रीज हम इन्हें बोलते हैं, ठीक है। जब यहाँ पर इन कंट्रीज़ के अंदर सिंचाई के साधन उन्होंने व्याप्त कर लिए या विकसित कर लिए, उनके चलते उन्होंने बड़े पैमाने पर घास की भूमियों के अंदर कपास की खेती करना शुरू कर दिया। इसी तरीके से हम देखते हैं कि पहले ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका और रूस जैसे कंट्रीज़ के अंदर भी विस्तार घास के मैदानों का था। परंतु अब सरकारों ने क्या किया है, चलवासी जीवन को स्थायी जीवन देने के लिए प्रयास करने शुरू कर दिए हैं। ऐसे ही भारत में मैंने आपको बताया था कि गुज्जर बकरवाल, और ये करना क्यों पड़ा, क्योंकि डिवीजन्स हो गए। देखिए जब रूस यूएसएसआर का डिवीज़न हुआ तब ये सारे जो प्रमुख देश थे, जो कि ये हम देखते हैं कि मुख्य तौर पर 15 भाग थे इसके, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और यूक्रेन, बोलिविया इत्यादि, ये मुख्य देश थे जो यहाँ पर पहले थे। लेकिन अब उनका जब डिवीज़न हुआ, डिवीज़न होने के बाद अलग देश हुआ, अलग अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्रीज हो गई। अब यूएसआर के अंदर तो वो कितना मर्जी घूम लेते, लेकिन जब से वो देश उनसे अलग हुए हैं, तो रशिया से अगर कोई जनजाति चलवासी जीवन जीते हुए दूसरे देश में एंटर करेगा तो उस दूसरे देश की जो सीमाएं हैं उनका तो उल्लंघन माना जाता है। तो इन समस्याओं से बचने के लिए देशों ने क्या किया, अपने ही देशों की भूमि या अपने देश की सीमा के अंदर इन पर चलवासी पशुचारकों को अच्छा स्थायित्व जीवन जीने के लिए काफ़ी हद तक जो इम्पोर्टेंट रोल है वो पे किया है। तो ये है बेसिकली इसके उदाहरण। फिर आते हैं वाणिज्यिक में हम आज बेसिकली इसको डिस्कस नहीं करते, मैं नहीं चाहता कि हम इसे फटाफट ख़त्म करें, और मैं सिर्फ आप लोगों के साथ जो डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो यही है कि हम कोशिश करते हैं कि आज हमारा जो टेक्निकल एरर था, कल वो आज सोल्व का कि रात मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, इसके चलते ये नॉर्मल फिनोमिना है, क्योंकि क्लाउडिंग के अंदर और ख़ासतौर पे जब मौसम ख़राब होता है तो कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम देखी जा सकती है। सो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आज के लिए फ़िलहाल हम इतना ही करते हैं। कल के जो चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है वाणिज्यिक पशुपालन। टिल देन यू जस्ट वॉच दिस वीडियो और प्रिपेयर एन शॉर्ट नोट। बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन इसमें से नहीं बनता, बट फिर भी अगर बने तो आप इसके क्वेश्चन के फॉर्मेशन में इसको लिखने की कोशिश करें। नॉट राइट ऑल द मटेरियल, जस्ट राइट्स व्हाट इज चलवासी पशुचारण, ठीक है। चलवासी पशुचारण की जो विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी होती हैं, क्षेत्र कौन कौन से हैं, उसके अलावा कि सरकारों ने किस प्रकार से उनके लिए काम किया है, किस प्रकार से भौतिक दशाएं चलवासी पशुचारण के फेवर में हैं या उनके अगेंस्ट हैं, या आप लोग उनको थोड़ा थोड़ा उनके बारे में लिख लीजिए। और वाणिज्य पशुचारण जो है वो बहुत छोटा सा टॉपिक है, हालांकि मैं चाहूँ तो जस्ट अभी इसको डिस्कस करके ख़त्म कर सकता हूँ, जस्ट बिलोंग दिस चैप्टर तक, क्योंकि उसके बाद हमारा जो मेन टॉपिक है ना वो है मिल्क इंडस्ट्री, वो शुरू हो जाएगा। बट मैं फ़िलहाल इसको भी चाहता हूँ कि आप लोग इसको थोड़ा रुक जाए और इसको समझ लीजिए। कल वाले लेक्चर के अंदर मैं कोशिश करूँगा, ये तो जर्नल सा टॉपिक है, इसको बहुत जल्दी हद तक हम ख़त्म करके, और देन वी विल मूव ऑन फार्मिंग, लाइक डेयरी फार्मिंग, मीट फार्मिंग एटसेट्रा इंडस्ट्रीज़ पर आ जाएंगे। सो टिल देन फ़िलहाल के लिए इतना ही, और अटेंडेंस के लिए मैं आप सभी के अटेंडेंस जो है वो प्रेजेंट कर दूंगा जिन बच्चों ने गूगल मीट पे मुझे ज्वाइन किया था। एंड देन डेफिनेटली वी विल मीट मंडे ऑन ऑल्सो। और अगर मुझे कॉलेज वगैरह के काम से इधर उधर नहीं जाना पड़ा, अगर जाना पड़ता है देन आई विल इन्फॉर्म यू अर्लियर। अदरवाइज़ आपकी क्लास एज सेम टाइम जैसे कि हमारी चलती आ रही है 11:30 बजे, ठीक है, गूगल मीट पर। जो लिंक मैंने आप लोगों के साथ पहले से ही शेयर किया है उसको हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। बच्चों एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि इन केस अगर मैं गूगल मीट का लिंक रेगुलरली बेसिस पे आप लोगों को फॉरवर्ड नहीं कर पाऊँ, कई बार क्या होता है माइंड से स्किप हो जाता है, क्योंकि मुझे पता है मैंने अब तक सिर्फ एक ही लिंक क्रिएट किया हुआ है, उसके बाद मैंने दोबारा मीटिंग का लिंक जो है वो क्रिएट नहीं किया। जैसे कि आज कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज करके 11 सवा 11 बजे के आसपास मुझसे पूछा, सर क्लास नहीं होगी क्या। बच्चों ये आप लोगों को बार बार पूछने की ज़रूरत नहीं है, जब भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा रेगुलर क्लास होंगी, बट मैं आप लोगों की क्लास अब तक हमने कोई स्किप नहीं की है, ठीक है। जब से हमारी क्लासेस का शेड्यूल आया है तब से लेकर अब तक हमारी रेगुलरली क्लास हो रही है, और रेगुलरली क्लास होती ही रहेगी। तो बार बार आप लोगों को डाउट में आने की ज़रूरत नहीं है और क्वेश्चन रेज करने की ज़रूरत नहीं है कि क्या हमारी क्लास होगी या नहीं। योर क्लास डेफिनेटली विल बी रन इन कंटिन्यू बेसिस, ठीक है। टिल देन थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, वी विल मीट अगेन, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।